संविधान का एक हिस्सा अधिकारों की बात करता है, लेकिन संविधान का दूसरा हिस्सा कर्तव्यों और दिशा की बात करता है। यही हिस्सा है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर मौलिक अधिकार नागरिक की शक्ति हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की नैतिक जिम्मेदारी हैं। ये सिद्धांत सीधे अदालत में लागू नहीं होते, लेकिन राज्य के हर कानून, हर नीति और हर शासन निर्णय की आत्मा यही है। नीति निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक फैले हैं। आर्टिकल 36 परिभाषा। आर्टिकल 36 साफ करता है कि पार्ट 4 में राज्य का अर्थ वही है जो पार्ट 3 में दिया गया है, यानी ये सिद्धांत केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। आर्टिकल 37 लागू न होने पर भी बाध्यकारी। ये आर्टिकल नीति निर्देशक सिद्धांतों की आत्मा है। ये कहता है, ये सिद्धांत अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य के लिए इनका पालन करना मौलिक कर्तव्य है, यानी कानूनन बाध्यकारी नहीं, लेकिन संवैधानिक रूप से अनिवार्य। आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य। राज्य का लक्ष्य सिर्फ शासन नहीं, कल्याण होना चाहिए। आर्टिकल 38 राज्य को निर्देश देता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दे। असमानता कम करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 39 नीति के मूल सिद्धांत। ये आर्टिकल राज्य की आर्थिक नीति की नींव है। ये कहता है, आजीविका के साधन सभी को मिलें, संसाधनों का केंद्रीकरण न हो, पुरुष और महिला को समान वेतन, बच्चों का शोषण न हो। ये सामाजिक न्याय का व्यावहारिक खाका है। आर्टिकल 39 ए निःशुल्क कानूनी सहायता। न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। आर्टिकल 39 ए राज्य को निर्देश देता है कि गरीब और कमजोर वर्गों को फ्री लीगल एड दी जाए। न्याय तक पहुंच लोकतंत्र की असली कसौटी है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। लोकतंत्र नीचे से मजबूत होना चाहिए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को संवैधानिक समर्थन देता है। ये लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाता है। आर्टिकल 41 सामाजिक सुरक्षा। राज्य को निर्देश है कि वो बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और असहाय अवस्था में नागरिकों की मदद करे। ये मानवीय राज्य की कल्पना है। आर्टिकल 42 श्रमिक कल्याण। काम करने की स्थिति मानवीय होनी चाहिए। आर्टिकल 42 न्याय संगत कार्य दशाएं और मातृत्व राहत का निर्देश देता है। आर्टिकल 43 जीवन यापन योग्य वेतन। राज्य को प्रयास करना चाहिए कि श्रमिकों को लिविंग वेज मिले, सिर्फ न्यूनतम वेतन नहीं। सम्मानजनक जीवन इसका लक्ष्य है। आर्टिकल 43 ए श्रमिकों की भागीदारी। उद्योग केवल मालिकों का नहीं। आर्टिकल 43 ए श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार देता है। ये औद्योगिक लोकतंत्र की अवधारणा है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल सबसे अधिक बहस का विषय रहा है। राज्य को निर्देश है कि वो NUCC लागू करने का प्रयास करे। उद्देश्य धर्म से ऊपर नागरिक समानता। आर्टिकल 45 बाल शिक्षा। राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा दे। शिक्षा भविष्य में निवेश है। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों की रक्षा। राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। ये सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता है। आर्टिकल 47 जन स्वास्थ्य। राज्य का कर्तव्य है पोषण स्तर बढ़ाना, जन स्वास्थ्य सुधारना और नशीले पदार्थों पर रोक लगाना। स्वस्थ नागरिक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन। राज्य आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। गौवंश संरक्षण इसी का हिस्सा है। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण संरक्षण। राज्य को निर्देश है कि वो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। ये सतत विकास का संवैधानिक आधार है। आर्टिकल 49 सांस्कृतिक धरोहर। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करेगा। इतिहास राष्ट्र की पहचान है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
राज्य को निर्देश है कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखे। न्याय निष्पक्ष तभी होगा जब वो स्वतंत्र हो। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत विश्व शांति का समर्थक है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा। ये भारत की वैश्विक सोच को दर्शाता है। समापन। नीति निर्देशक सिद्धांत कानून नहीं, दिशा है। ये बताते हैं कि भारत सिर्फ आज क्या है, बल्कि भविष्य में क्या बनना चाहता है। मौलिक अधिकार नागरिक को शक्ति देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को उद्देश्य, और जब दोनों साथ चलते हैं तभी संविधान जीवित रहता है। संविधान नागरिक को केवल अधिकार नहीं देता, संविधान ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसी संतुलन को स्थापित करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के पार्ट 4A में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 51A में निहित हैं। इन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इनका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्र भावना विकसित करना है। आर्टिकल 51AA संविधान और संस्थाओं का सम्मान। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये कर्तव्य देश की संवैधानिक एकता को सुदृढ़ करता है। आर्टिकल 51AB स्वतंत्रता संग्राम की भावना। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता संग्राम की उच्च परंपराओं और आदर्शों को संजो कर रखें। ये इतिहास से जुड़े रहने का संवैधानिक आग्रह है। आर्टिकल 51AC भारत की संप्रभुता और अखंडता। हर नागरिक को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ये कर्तव्य राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों पर संवैधानिक रोक है। आर्टिकल 51AD राष्ट्रीय एकता और भाईचारा। भारत की विविधता तभी टिक सकती है जब नागरिक आपस में भाईचारा रखें। ये कर्तव्य धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। आर्टिकल 51AE महिलाओं की गरिमा। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध किसी भी प्रथा का त्याग करे। ये लैंगिक समानता की संवैधानिक घोषणा है। आर्टिकल 51AF सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। भारत की सांस्कृतिक धरोहर हमारी पहचान है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे स्मारकों, कलाओं और परंपराओं की रक्षा करें। आर्टिकल 51AG पर्यावरण संरक्षण। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदियां और वन्य जीवों की रक्षा करे, साथ ही सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे। आर्टिकल 51AH वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत का भविष्य अंधविश्वास से नहीं, विज्ञान से बनेगा। ये कर्तव्य वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 51AI सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति किसी सरकार की नहीं, जनता की होती है। इसे नुकसान पहुंचाना राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना है। आर्टिकल 51AJ उत्कृष्टता की भावना। हर नागरिक को अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। आर्टिकल 51AK बच्चों की शिक्षा। ये कर्तव्य माता-पिता और अभिभावकों से जुड़ा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अब केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। मौलिक कर्तव्य अदालत में सीधे लागू नहीं होते, लेकिन कानून बनाते समय राज्य इन्हें आधार बनाता है। न्यायालय कई मामलों में इनका सहारा लेकर कानून की व्याख्या करता है। समापन। अधिकार नागरिक को सशक्त बनाते हैं, कर्तव्य नागरिक को उत्तरदायी बनाते हैं, और जब अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है। संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए है। आज के इस सत्र में हमने समझा कि संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि नागरिक की जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से देखता है। मौलिक कर्तव्य हमें ये याद दिलाते हैं कि आज़ादी मनमानी नहीं, बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायित्व है। यहीं पर आज का ये सत्र समाप्त होता है। अगले सत्र में हम जानेंगे भारत के संविधान के पार्ट 5 के बारे में, जहां हम समझेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद की संरचना और शक्तियां।
संविधान को समझने की ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि संविधान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जिम्मेदारी है। इस सत्र में हम भारतीय संविधान के भाग 5 की यात्रा करेंगे। भाग 5 में हम समझेंगे भारत की सत्ता संरचना, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद तक, जहां संविधान केवल कानून नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की कार्यप्रणाली बन जाता है। भाग 5A, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52 टू 71। आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख है और संघ की निरंतरता का प्रतीक है। ये पद भारत की एकता, संप्रभुता और संवैधानिक शासन का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्पष्ट करता है कि भारत में कोई सामूहिक या बहुप्रमुख व्यवस्था नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रमुख होगा। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, पर इसका प्रयोग वो स्वयं नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है, पर युद्ध या सैन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होते हैं। ये अनुच्छेद नाममात्र और वास्तविक शक्ति का अंतर स्पष्ट करता है। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति न तो केवल केंद्र का प्रतिनिधि हो और न ही राज्यों का, बल्कि पूरे संघ का संतुलित प्रतिनिधि बने। आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव में वोट के मूल्य को नियंत्रित करता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बना रहे। राज्यों की जनसंख्या और संसद की संरचना को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है। इसका उद्देश्य संघीय ढांचे में किसी एक स्तर का वर्चस्व न होने देना है। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक वो पद पर बना रह सकता है, जिससे सत्ता में कोई संवैधानिक रिक्तता न बने। आर्टिकल 57, री इलेक्शन। ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। संविधान किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की संख्या पर सीमा नहीं लगाता। इसका उद्देश्य ये है कि योग्य व्यक्ति को केवल पूर्व पद धारण के कारण अयोग्य न ठहराया जाए। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी करना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना आवश्यक है। साथ ही वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 59, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। उसे संसद सदस्य नहीं माना जाएगा और उसके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से स्वतंत्र रखना है। आर्टिकल 60, ओथ और एफर्मेशन। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन की शपथ लेता है। ये शपथ राष्ट्रपति को संविधान के अधीन बांधती है और स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति स्वयं संविधान से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से होती है। ये अनुच्छेद दर्शाता है कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी संवैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं है। आर्टिकल 62, वैकेंसी इन ऑफिस। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नया चुनाव अनिवार्य है। यदि कार्यकाल समाप्ति से पहले पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये प्रावधान संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने के लिए है। द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 टू 71। आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 64, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वो मतदान केवल मत बराबरी की स्थिति में करता है। ये भूमिका कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवैधानिक संतुलन बनाती है। आर्टिकल 65, एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
ये अनुच्छेद सत्ता के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। राज्यों की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती, जिससे ये पद मुख्यतः संसदीय प्रकृति का बनता है। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो इस्तीफा दे सकता है या संसद द्वारा हटाया जा सकता है। वो पुनः चुनाव लड़ सकता है। ये अनुच्छेद पद की स्थिरता और उत्तरदायित्व दोनों को संतुलित करता है। आर्टिकल 68 टाइम ऑफ इलेक्शन। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने से पहले या तुरंत बाद चुनाव हो जाए। इसका उद्देश्य संवैधानिक पदों में अनावश्यक रिक्तता से बचना है। आर्टिकल 69 ओथ और एफर्मेशन। उपराष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। ये शपथ उसे राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों भूमिकाओं में संविधान के प्रति जवाबदेह बनाती है। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस। ये अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़े मामलों में कानून बनाए। ये अनुच्छेद आपात या असाधारण परिस्थितियों के लिए लचीलापन प्रदान करता है। आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निर्णय केवल न्यायालय करेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता सुनिश्चित होती है। भाग 5B संघ की वास्तविक कार्यपालिका। आर्टिकल 72 टू 78। आर्टिकल 72 पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, जिसके अंतर्गत वो सजा को माफ कर सकता है, घटा सकता है या निलंबित कर सकता है। ये शक्ति विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में महत्वपूर्ण है। हालांकि ये शक्ति व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रपति इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य न्याय में मानवीय दृष्टिकोण लाना है। आर्टिकल 53 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। संघ उन विषयों पर कार्य कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों से जुड़े मामलों में भी। ये अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्तियों के वितरण को स्पष्ट करता है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति को एक मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होगा। 42वें और 44वें संशोधनों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के पास है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तविक चयन लोकसभा में बहुमत के आधार पर होता है। मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अनुच्छेद संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की स्थापना करता है। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, जिससे कानूनी विशेषज्ञता शासन में शामिल रहती है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, भले ही निर्णय मंत्रिपरिषद लेती हो। ये अनुच्छेद प्रशासनिक औपचारिकता और संवैधानिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत सरकार अपने आंतरिक कार्य संचालन के नियम भी बना सकती है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन और कानूनों से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी दे। यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर चर्चा चाहता है तो प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेगा। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक संवाद को सुनिश्चित करता है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। यहीं से संसदीय लोकतंत्र व्यवहार में उतरता है। भाग 5C संसद की संरचना और उसके अधिकारी। आर्टिकल 79 टू 98। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये अनुच्छेद संसद की संरचना को परिभाषित करता है। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, जिससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन बना रहता है।
आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। ये अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना बताता है। राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिससे ये सदन तात्कालिक जनभावनाओं से अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहता है और संघीय ढांचे को स्थायित्व प्रदान करता है। आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ये सदन जन इच्छा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। सरकार का अस्तित्व लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। ये अनुच्छेद लोकतंत्र के प्रतिनिधि स्वरूप को संवैधानिक आधार देता है। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। ये अनुच्छेद जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन के अनुसार समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इससे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मजबूती मिलती है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ये व्यवस्था एक और स्थिरता और दूसरी ओर लोकतांत्रिक जवाबदेही को संतुलित करती है। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की योग्यता। ये अनुच्छेद संसद सदस्य बनने की योग्यता बताता है, जैसे भारतीय नागरिकता और न्यूनतम आयु। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संसद में वही व्यक्ति प्रवेश करे जो संवैधानिक और नैतिक रूप से योग्य हो। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र स्थगन और लोकसभा का भंग। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है, स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद विधायिका के संचालन में कार्यपालिका की औपचारिक भूमिका को दर्शाता है, परंतु वास्तविक नियंत्रण संवैधानिक परंपराओं से संतुलित रहता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति को संसद के साथ संवाद का संवैधानिक माध्यम देता है, जिससे नीतिगत दिशा और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। नए सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। ये कार्यपालिका की जवाबदेही को विधायिका के सामने स्थापित करता है। अनुच्छेद 88 संसद में मंत्रियों के अधिकार। मंत्री संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, भले ही वे उसके सदस्य न हों। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय सुनिश्चित होता है, पर मतदान का अधिकार केवल सदस्यों को ही होता है। अधिकारी ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान करता है। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका राज्यसभा की निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखने में सहायक होती है। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होने और त्यागपत्र की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद उपसभापति के पद रिक्त होने और त्यागपत्र की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जिससे सदन के संचालन में निरंतरता बनी रहती है। अनुच्छेद 91 उपसभापति की शक्ति। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसकी जिम्मेदारियां निभाता है। ये अनुच्छेद कार्य संचालन में किसी भी प्रकार के संवैधानिक शून्य को रोकता है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को उस मामले में अध्यक्षता न करना। ये अनुच्छेद निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव हो तो वे उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। अध्यक्ष सदन की गरिमा, व्यवस्था और निष्पक्षता का संरक्षक होता है और लोकसभा का संवैधानिक चेहरा माना जाता है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या त्यागपत्र की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या त्यागपत्र की प्रक्रिया बताता है, जिससे सत्ता परिवर्तन व्यवस्थित रूप से हो सके। अनुच्छेद 95 उपसभापति या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति या अन्य व्यक्ति अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। ये संसद के कार्य में बाधा आने से रोकता है। अनुच्छेद 96 उपसभापति या अध्यक्ष द्वारा उस सत्र की अध्यक्षता न करना। यदि अध्यक्ष या उपसभापति के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये निष्पक्ष निर्णय की संवैधानिक गारंटी है। अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते। ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो सांसदों का वेतन, भत्ते और पेंशन तय करे। पहले ये राशि संविधान में निर्धारित थी, लेकिन अब संसद कानून बनाकर इसे तय करती है। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि सांसदों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए आर्थिक सुरक्षा मिले। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। संसद के सचिवालय की स्थापना का प्रावधान करता है।
ये सचिवालय संसद के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है कि संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं बल्कि लोकतंत्र की कार्यशाला है, जहां प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा साथ साथ चलते हैं। अनुच्छेद 99 शपथ या प्रतिज्ञान। ये अनुच्छेद कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य तब तक अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता जब तक वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ न ले ले। इस शपथ में सदस्य ये वचन देता है कि वो संविधान के प्रति निष्ठावान रहेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सांसद कानूनी, नैतिक और संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करें। बिना शपथ के सांसद का कार्य करना असंवैधानिक माना जाएगा। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, गणपूर्ति। ये अनुच्छेद संसद की कार्यप्रणाली को चलाने का व्यावहारिक नियम बताता है। किसी भी प्रश्न पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। यदि मत बराबर हों तो सभापति या अध्यक्ष को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। सदन की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसे गणपूर्ति कहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कम संख्या में उपस्थित सदस्य पूरे देश के लिए मनमाना निर्णय न ले सकें। अनुच्छेद 101 संसद की सीट का खाली होना। ये अनुच्छेद बताता है कि सांसद की सीट किन परिस्थितियों में खाली मानी जाएगी। मुख्य स्थितियां: यदि कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य बन जाए तो उसे एक सीट छोड़नी होगी। यदि वो लाभ का पद रखता है। यदि वो सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है। ये अनुच्छेद संसद में जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखने के लिए है। अनुच्छेद 102 सदस्य बनने की अयोग्यताएं। ये अनुच्छेद तय करता है कि कौन व्यक्ति सांसद बनने के योग्य नहीं है। मुख्य अयोग्यताएं: लाभ का पद धारण करना, मानसिक अस्वस्थता, दिवालिया घोषित होना, विदेशी नागरिकता लेना या विदेशी निष्ठा रखना। इसका उद्देश्य संसद को स्वतंत्र, ईमानदार और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान प्रतिनिधियों से भरना है। अनुच्छेद 103 अयोग्यता से जुड़े विवादों का निर्णय। यदि ये विवाद हो कि किसी सांसद पर अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता लागू होती है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही लेते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसला राजनीतिक दबाव से मुक्त और निष्पक्ष हो। अनुच्छेद 104 अयोग्य व्यक्ति पर दंड। यदि कोई व्यक्ति जो सांसद बनने के योग्य नहीं है फिर भी सदन में बैठता है, मतदान करता है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। ये अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि संविधान का उल्लंघन केवल औपचारिक गलती नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। ये अनुच्छेद सांसदों को वाक स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा देता है। मुख्य बातें: सांसद सदन में कही गई बातों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि सांसद डर के बिना सरकार से सवाल पूछ सकें, लेकिन ये स्वतंत्रता सदन की सीमा तक है, बाहर नहीं। उद्देश्य है लोकतंत्र में निर्भीक बहस। अनुच्छेद 106 सांसदों का वेतन और भत्ते। ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो सांसदों का वेतन, भत्ते और पेंशन तय करे। पहले ये राशि संविधान में निर्धारित थी, लेकिन अब संसद कानून बनाकर इसे तय करती है। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि सांसदों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए आर्थिक सुरक्षा मिले। अनुच्छेद 99 से 106 संसद सदस्य बनने, कार्य करने, जवाबदेही, अनुशासन और अधिकारों की पूरी व्यवस्था बनाते हैं। यही अनुच्छेद ये तय करते हैं कि संसद केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि संवैधानिक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक संस्था बनी रहे। पार्ट 5D विधायी प्रक्रिया और संसदीय कार्यप्रणाली। आर्टिकल 107 to 122। आर्टिकल 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ये अनुच्छेद साधारण विधेयकों की सामान्य विधायी प्रक्रिया बताता है। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। इससे द्विसदनीय संसद में विचार विमर्श और संतुलन सुनिश्चित होता है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ मतदान करते हैं। ये प्रावधान विधायी गतिरोध को तोड़ने का संवैधानिक उपाय है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें दे सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय मामलों में लोकसभा को प्राथमिकता प्राप्त है। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये अनुच्छेद बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, जैसे कर, गवर्नमेंट लोन, कोष से धन की निकासी।
लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इससे धन विधेयक की प्रकृति पर विवाद समाप्त होता है।